अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का करेंगे आगाज़। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान की मईशत के लिए एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया है। एक अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की राह हमवार हो गई है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद कर्जे की किस्त जारी की जाएगी। IMF ने टैक्स नेट को तोसी देने और बिजली की चोरी रोकने का मुतालबा भी कर दिया। अगले कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात चंद महीनों में शुरू होने का इंदिया भी दे दिया। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत के लिए एक अच्छी खबर आ गई है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की राह हमवार हो गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद कर्जे की किस्त जारी की जाएगी। पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल की बेहतरी के लिए अहम पेशरफ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। IMF ने एलामिया जारी कर दिया। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे की आखिरी किस्त के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। यह रकम IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद मिलेगी। एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान को टैक्स नेट को तोसी देना होगी, बिजली की तरसील बेहतर बनाना और चोरी रोकना होगी। एलामिये में कहा गया है कि अगले कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात चंद महीनों में शुरू होने का इम्कान है। आखिरी किस्त मिलने के साथ ही 3 अरब डॉलर का कलील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान IMF मुआहदा अच्छी खबर है। पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम और अदायगी के तवाज़ुन में मदद मिलेगी। टैक्स और अखराजात के हवाले से इकदामात करना होंगे। इन ख्यालात का इजहार मौशी माहिर खाकान नजीब ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में किया है। उन्होंने क्या कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। जहाँ पे खड़ा है, मैंने हमेशा कहा है कि IMF के साथ चलेंगे तो जो इस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंजेस हैं और स्पेशली उसमें जो ग्रॉस एक्सटर्नल फ्लोज चाहिए, यानी 25 अरब डॉलर हमें इनफ्लोज के चाहिए इस साल, अगले साल भी, उसमें आसानी पैदा हो जाएगी। हैविंग सेड दिस, ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान को एक मैक्रो स्टेबिलिटी जो इस वक्त दिखाई दे रही है, जिसका मतलब है कि इन्फ्लेशन थोड़ी सी टेपर हो रही है, आपको थोड़े से रिजर्व्स का बिल्डअप 8 अरब डॉलर के करीब दिखाई दे रहा है, और करंट अकाउंट का खसारा जो कि पहले 8 माह में 1 अरब डॉलर आपका आया है, ये पिछले साल तकरीबन 4 अरब डॉलर के करीब था इसी 8 माह के पीरियड में, सेम पीरियड लास्ट ईयर में। तो आपको एक मैक्रो स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। हैविंग सेड दैट, इसकी वजह से ग्रोथ जो है वो मॉडेस्ट है, यानी कि 2% के करीब है। इन्फ्लेशन टेपर जरूर हुई है, वेल अबव टारगेट है, और पाकिस्तान के जो डीप सीटेड मसाइल हैं वो अपनी जगह अभी भी कायम है। पर उससे पहले ये भी कहना जरूरी होगा कि आने वाले दिनों में आपको थोड़ा सा अभी जो एंगेजमेंट है उसमें पावर और गैस टैरिफ की एडजस्टमेंट करना पड़ेगी, जो जून में एनुअल रीबेसिंग की सूरत में और क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स में होगी। ये भी आपने IMF से कमिट किया है। और एक प्राइमरी बैलेंस, यानी कि एक हमारा फिस्कल का खसारा होता है, उसमें से अगर इंटरेस्ट पेमेंट निकाल दें तो एक प्राइमरी बैलेंस को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं। इसके लिए टैक्स मेजर्स भी और इसके लिए साथ साथ एक्सपेंडिचर के मेजर्स भी आपको लेने पड़ेंगे। तो ऑस्टेरिटी का जो पाथ है वो इस साल तो एटलीस्ट कंटिन्यू करेगा, और साथ साथ एक प्रूडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, जिसका मतलब है कि शराय सूद जो है वो अभी एलिवेटेड ही रहेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जो ग्रोथ या प्राइवेट सेक्टर की जो डिमांड है उसको तोड़कर ही हम इन्फ्लेशन को नीचे लाने में कामयाब हुए हैं। और डीपर चेंजेस जो हैं यहाँ से वो पाकिस्तान ने खुद सोचना है फॉर प्रॉस्पेरिटी, और वो हम देखेंगे कि अब आने वाले बजट में और फिर जो नेक्स्ट एंगेजमेंट IMF के साथ होगी पाकिस्तान की, उसमें क्या हम अपने पब्लिक फाइनेंसेस को रिपेयर कर पाएंगे, क्या हम ये तय कर पाएंगे कि मुल्क को डीरेगुलेट करना है, क्या हम एनर्जी सेक्टर का एक नया खाका सामने रख पाएंगे, क्या हम ये तय कर पाएंगे कि हमारा जो गवर्नमेंट का बोझ है, जिस रेगुलेशन का, जो हमारी स्टेट का बोझ है, SOEs का, जो हमारे ऐसे टैक्सेस हैं जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ने से रोक रहे हैं और हम ब्रॉड बेस करना चाहते हैं उनको, क्या हम ये सारे काम कर पाएंगे? अगर तो कर पाएंगे तो जो मैक्रो स्टेबिलिटी है वो सीमेंट भी होगी और उसको हम फिर ट्रांजिट कर पाएंगे इनटू लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ये है पाकिस्तान का असल चैलेंज। शॉर्ट टर्म वल्नरेबिलिटीज जो हैं वो इस वक्त थोड़ी सी नीचे चली गई हैं, बिकॉज ये IMF का काम है, और IMF में जब आप रहते हैं, दैट्स द गुड न्यूज़ फॉर यू। इन द मीडियम टर्म अभी इसी तरह ऑस्टेरिटी के फ्रेमवर्क पे कंटिन्यू कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म तो आपके हाथ में है कि क्या आप वो कलीदी डीप सीटेड फंडामेंटल कॉल्स करना चाहते हैं पाकिस्तान पे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वी विश द न्यू गवर्नमेंट ऑल द बेस्ट। SIFC की एक अम्ब्रेला जो है पाकिस्तान में भी इन कामों को तकवीत दे रही है। वी विश देम द बेस्ट एंड वी होप कि वो FDI, लोकल प्रोजेक्ट्स, लोकल जो इनर्शिया है उसको भी तोड़ने में कामयाब साबित होगी, और पाकिस्तान जो है एक विशेष साइकिल से निकलकर और एक डाउनवर्ड ट्रेंड से निकलकर स्टेबिलिटी के बाद ग्रोथ के पाथ पर जा सकेगा।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त जारी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद ने कहा कि सऊदी अरब मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद का यमामा पैलेस, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। सऊदी वली अहद ने कहा सऊदी अरब मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। आर्मी चीफ ने हमायत पर सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया। जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद से भी मुलाकात हुई। आर्मी चीफ से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद और नायब वज़ीर दिफा इंजीनियर तलाल अब्दुल्ला की भी मुलाकात हुई। बातचीत में दिफा और सलामती के हवाले से दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी हुकूमत और सूबों के दरमियान जिम्मेदारियों की आईनी तकसीम और माली अखराजात को हम आहंग बनाने के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का किरदार अहम हो गया है। रवा साल सब्सिडीज और दीगर मद में सूबों के लिए 10 खरब रुपए का तखमीना है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई है। उम्मीदवारान की फहरिस्त जारी कर दी गई। इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर राना महमूदुल हसन और फरजंद हुसैन शाह मद्दे मुकाबिल होंगे। टेक्नोक्रेट सीट पर इसहाक डार और राजा अंसर महमूद में मुकाबला होगा। खैबर पख्तूनख्वा में 42 उम्मीदवारान में 30 के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाए हैं, जबकि आजम सवाती, मुराद सईद समेत 12 के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लू ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान के हालात और सियासी सूरत हाल को बहुत करीब से जानता हूँ। इंतखाबात में तशद्दुद और धमकियों के बावजूद अवाम को वोट डालते देखा। इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों पर अमरीकी महकमा ख़ारजा ने वाज़ेह बयान जारी किया है। 9 मई को मुल्ज़िमान ने अपने लीडर की गिरफ्तारी पर साजिश के तहत हसास इदारों पर हमले किए। सानह 9 मई केस में तफ्तीशी अफसर के सुप्रीम कोर्ट में दलाल। पंजाब हुकूमत के वकील का कहना था कि मुल्ज़िमान ने ISI कैंप पर हमला किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मुकालमा किया, हुकूमत और रियासत माँ बाप की अहमियत रखते हैं। बच्चों को माँ बाप 2 थप्पड़ मार भी दें तो बाद में मना लेते हैं। अदालत ने न्यू टाउन थाने के मुकदमे में 5 मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर कर ली। बानी PTI और शाहमद कुरैशी की सज़ा के खिलाफ अपील पर अहम समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच केस की समाअत दिन 1 बजे करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर बानी चेयरमैन PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए थे। अदालत ने आज एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। आटे के थैलों पर नवाज शरीफ की तस्वीर के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत ने हुकूमत पंजाब को नोटिस जारी कर दिया है। जवाब तलब कर लिया गया। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि सरकारी खजाने को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जस्टिस शाहिद करीम ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार की वकील सलमा रियाज ने दलाइल दिए। वकील का कहना था कि सरकारी खजाने को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। थैले पर नवाज शरीफ की तस्वीर शाया करने से रोका जाए। शहरियों को इमदाद रकम की सूरत में घरों तक पहुँचाई जाए। हरनाई में कोयले की कान में हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। 12 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। 8 को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया है। PDMA के मुताबिक जरदालू में कान में धमाके से 20 कारकुन फंस गए थे। रेस्क्यू किए गए कारकुनों की हालत खतरे से बाहर है। हरनाई के इलाके सरदालू में कोयले की कान मुनहदम, कारकुन फंस गए। कान में गैस भर जाने से जोरदार धमाका हुआ। 10 मजदूरों को निकालने के लिए जाने वाले मजीद 10 अफराद भी वहीं फंस गए। 1000 फुट की गहराई में फंसे कारकुनों को निकालने के लिए रेस्क्यू एहलकार पहुँचे। जिंदा बचने वाले मजदूरों की हालत खतरे से बाहर है। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सरफराज बख्शी ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मुतल्लिका हुक्काम से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कारकुनों को बाहिफाजत रेस्क्यू करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो उधर कंदकोट में मुखबियों की तलाश के लिए पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन। मुकाबले में 1 डाकू मारा गया, 1 जख्मी हुआ, जिसे साथी लेकर फरार हो गए। डाकू के मुताबिक ठिकानों को आग लगा दी गई। स्कूल टीचर अल्लाह रखियो के कत्ल का मुकदमा 2 रोज बाद 7 डाकू के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने 8 सहूलतकारों की गिरफ्तारी का दावा कर दिया। कंदकोट में डाकुओं के खिलाफ एक्शन। पुलिस और रेंजर्स के जवानों ने कच्चे के इलाके को घेर लिया। पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला।
मुकाबले में हसू बंगलानी गैंग का अहम कारिंदा शरीफ बंगलानी मारा गया। एक डाकू जख्मी हुआ जिसे साथी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने डाकुओं के मुतअद्दिद ठिकानों को आग लगाकर मिस्मार कर दिया और कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। स्कूल टीचर अल्लाह रखियो के कत्ल का मुकदमा 2 रोज बाद 7 डाकुओं के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल की गयी। पुलिस ने 8 सहूलतकारों की गिरफ्तारी का दावा किया है। रुख करेंगे घोटकी का, जहां डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, ताहम कई मगवी अब तक डाकुओं की कैद में हैं। मजीद जानते बोल न्यूज़ के नुमाइंदे बरकत बलोच से। बरकत, अपडेट कीजिएगा। एक इलाके में पुलिस के मुताबिक 3 बड़े जो मुनज़्ज़म गैंग हैं डाकुओं के, जिनमें शर गैंग, जागीरानी, सुंदरानी गैंग है, वो इस वक्त अगवा बराए तावान की जो वारदातें हैं उनमें मुलविस बताए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। लेकिन पुलिस को बड़ी कामयाबी नहीं हासिल हो सकी, इसलिए कि अगवा बराए तावान की जो वारदातें हैं वो मज़ीद तेज़ होती जा रही हैं। कुछ ही दिनों की बात करें तो 12 अफराद को अगवा कर लिया गया, जिनमें से 5 अफराद को पुलिस ने बाज़ाब करा लिया है। ताहम 7 से ज़ायद अफराद इस वक्त भी डाकुओं के पास कैद हैं और डाकू उनके वर्सा से भारी भरकम तावान का मुतालबा कर रहे हैं। ताहम ये जो वाक़यात हैं ये सिर्फ वो वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन कई इस तरह के भी वाक़यात हैं जिनके वर्सा पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं करवाते और वो कोशिश करते हैं कि उनके मुगवियों को नुकसान ना पहुँचे और वो जो तावान है वो अदा कर देते हैं। ताहम मुख्तलिफ इलाकों से जो मुख्तलिफ झांसों में, नौकरी के झांसे में, नस्वानी आवाज़ में, सस्ती गाड़ी में अगवा होकर कच्चे में मौजूद हैं और जिनके वर्सा रिपोर्ट नहीं करवा रहे, उनकी लातादाद है जो इस वक्त कच्चे में कैद है। जी ठीक है बरकत, आपका बहुत शुक्रिया। रहीम यार खान में कच्चे के डाकू शहरियों के अगवा के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल करने लगे हैं। साथ ही खवातीन से फ़ोन पर बात करवाकर भक्कर के शहरियों के अगवा की कोशिश। पुलिस और इंटेलिजेंस की बरवक्त कार्रवाई से डाकुओं की कोशिश नाकाम बना दी गई। और अब आपको बताएं कि सरगोधा में जुल्म की इंतहा हो गई। बासर मुल्जिमान ने घरेलू मुलाजिम मियां बीवी को मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला। 30,000 चोरी का इल्ज़ाम लगाकर 60 साला सफिया और 59 साला अहमद को बुरी तरह मारा पीटा। खातून के मुताबिक 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली, इसरार पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। थाना कैंट पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। सरगोधा में सफाकियत, बाअसर मुल्जिमान का घरेलू मुलाजिम मियाँ बीवी पर बेहमाना तशद्दुद, 30,000 चोरी का इल्जाम लगाकर 60 साला सफिया और 59 साला अहमद को बुरी तरह मारा पीटा गया। खातून के चेहरे और बाजुओं पर जख्म, खावंद के दांत टूट गए। सफिया बीबी के मुताबिक 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली, इसरार पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। शौहर और अहले खाना ने आला हुक्काम से इंसाफ की अपील कर दी है। थाना कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान में आसिफ, उमर, वारिस और जैन शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मियां बीवी का मेडिकल करा लिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। अभी आपको बताएं कि बानी पीटीआई का इंतखाबी धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। सीनियर वकील हामिद खान के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं बानी पीटीआई के इंतखाबी धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। मजीद तफसीलात जानेंगे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन बताइए। देखिए, इंतखाबी धांधली का मामला अब तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट तक ले आई है और बानी पीटीआई और उनकी जमात की जानिब से ये दरखास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत, जिसमें इस्तदा की गई है कि इंतखाबात में जो धांधली हुई है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक जुडिशल कमीशन तश्कील दे जो तमाम तर जो इंतखाबी नताइज हैं उनकी तहकीकात करे, उनको ऑडिट करे। और उसमें यह भी इस्तदा की गई है कि जब तक ये रिपोर्ट नहीं आ जाती और मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता, जो हुकूमतें तश्कील पाई हैं वफाकी और सूबाई, ये गैर कानूनी, लिहाजा इनको भी काम करने से रोका जाए। और दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है तहरीक इंसाफ के बानी और उनकी जमात की जानिब से कि 8 फरवरी को जो इंतखाबी नताइज हैं उनको तब्दील किया गया। जो हारे हुए उम्मीदवार थे उनको जितवाया गया और जो जीते हुए थे उन्हें फ्रॉड के जरिए हरवा दिया गया। बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का तारुफी इजलास कल तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एपेक्स कमेटी की इजलास में शिरकत करेंगे। मजीद जान लेते हैं फाद चौधरी से। फाद, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, SIFC एपेक्स कमेटी का तारुफी इजलास कल तलब किया गया है। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे, जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एपेक्स कमेटी इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। इस इजलास में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना को भी मदऊ किया गया है और SIFC से मुतालिक अरकान को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में
मुल्क में सरमायाकारी के फरोग से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा और जो ऑन गोइंग मंसूबे हैं, जारी मंसूबे हैं, उन पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा, ब्रीफिंग दी जाएगी और कुछ जो नए मंसूबे हैं गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए उनका जायजा भी लिया जाएगा। जी ठीक है फहद, हमारे साथ ही रहेगा। एक और ख़बर भी सामने आ रही है, बरतानवी हाई कमिश्नर जिन मेरिट ने वज़ीर आज़म हाउस गई हैं और उनसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात भी की है और साथ ही साथ बरतानवी हाई कमिश्नर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। फहद, इससे मुताल्लिक़ भी बताइएगा। जी देखिए, पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट आज वज़ीर आज़म हाउस पहुंची, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म से मुलाकात की बरतानवी हाई कमिश्नर ने। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुल्की मुआशी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों से मुतालिक भी बातचीत की गई। जी बहुत शुक्रिया फात चौधरी अपडेट करने के लिए। और बात कर लीजिए गज़ा की। गज़ा के अल-शिफा अस्पताल पर इजरायली फ़ौज की शदीद हमले। गज़ा शहर के कुवैत और इसके अलावा आपको पता तो चले कि इजरायली फ़िज़ाई हमलों में 23 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। 24 घंटों में मज़ीद 95 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए हैं, जबकि 150 शदीद जख्मी हुए हैं। रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन के सिवा कोई रास्ता नहीं है। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर बाइडन को आगाह कर दिया। अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि मई तक जंग बंद ना हुई तो शदीद ग़िज़ाई बहरान से हज़ारों फ़लस्तीनी मर जाएंगे। आलमी बरादरी की तरफ से जंगबंदी पर जोर के बावजूद इसराइली फौज ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी रखे हुए हैं। अल नसीरात कैंप पर कार हमले में 5 अफराद शहीद हुए। अनरवा के दफ्तर को भी निशाना बनाया गया। जनूबी गज़ा में ख़वातीन और बच्चों समेत 14 अफराद शहीद हुए, जबकि इमदादी मरकज को निशाना बनाया गया जहाँ 23 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अल-शिफा अस्पताल का घेराव करके इसराइल ने 50 हमास अरकान की अमवात का दावा किया है। 80 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर बाइडन को आगाह कर दिया है कि रफ़ा पर ज़मीनी हमला जरूरी है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। रफ़ा पर ज़मीनी हमले का कोई और मुतबादिल नहीं। अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि मई तक जंगबंदी न हुई और गज़ा में इमदाद न पहुँचाई गई तो शदीद ग़ज़ाई बहरान से हज़ारों फ़लस्तीनी मर जाएंगे। अदर ने कहा है कि मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए और जंगबंदी की उम्मीद है। और अब आपको बताएं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से आए तलबा फैसल मस्जिद के शहर में खो गए। कहते हैं पहले सिर्फ इससे मुतालिक सुना था, आज देखकर जो महसूस किया है वो नाकाबिले बयान है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलिजा खान से। आलिजा, अपडेट कीजिएगा। शहर इक़्तिदार, शहर बेमिसाल इस्लामाबाद के मारगला हिल्स के दामन में वाक़या फ़ैसल मस्जिद, तारीख़ी फ़ैसल मस्जिद में हम मौजूद हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा यहाँ पर पहुँचे हैं एक वक्त के हमरा। उनको यहाँ फ़ैसल मस्जिद का विज़िट करवाया गया है। काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारे साथ कुछ फ़ॉरेन स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं उनके क्या तासुरात हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान आए हैं, इस्लामाबाद आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? वेल, how's your experience here in Pakistan? You've been here for the first time in Faisal Masjid. Tell us about your experience. Yeah, it's been fascinating to be here. I mean, it's such a beautiful, holy place, and the second we were able to go inside, we felt that kind of spiritual energy, and I think everybody here is so grateful to the people of Pakistan to welcome us so openly. Yeah. Have you heard about it before, about Faisal Masjid? Yes, yeah, we did a little research before, so we were able to see the outside, but we got to go inside, so that was kind of a really special experience, and we're really grateful. Would you like to come here again? Absolutely. I mean, I feel so welcomed by the community here, so I'm very much looking forward to my next trip back to Pakistan. Thank you very much. उनका ये कहना है कि हमें यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। हम दोबारा लाजमी आएंगे। हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं। Tell us what's your name and how's your experience being here in Pakistan and in Faisal Mosque for the first time? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is David. I'm from Kenya, and it's a very amazing experience to be here. I've been enjoying the time here, the scenery, the food, of course, and also this very beautiful masjid which we saw yesterday when we went to the Monal restaurant. And yeah, it's been such a nice experience. The people are very kind, and the masjid is beautiful, and everything is just what praise here. थैंक यू वेरी मच। डेविड हमारे साथ मौजूद थे। दोनों हजरात की गुफ्तगू आपने जानी। उनका कि हमारा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, इसको हम जहन में महफूज करेंगे और जो तासुर पाकिस्तान के बारे में दिया जाता है ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ आकर हम बहुत इंजॉय करें। बहुत शुक्रिया आलिजा अपडेट करने के लिए। और भी आपको बताएं, यौम पाकिस्तान के मौके पर बीजिंग में पाकिस्तानी सफारतखाने में इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया है। 84वें यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मुनाक़िदा इस्तक़बालिये में मुतअद्दिद आला चीनी हुकाम, सफ़ीरों, सिफारतकारों, पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अरकान, चीनी सरकारी और निजी इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की।
और अब आपको बताएं कि हॉलीवुड की बड़ी स्क्रीन की फिल्म के दूसरे पार्ट की अब स्ट्रीम पर नुमाइश होगी। मशहूर किरदार एलन पर मुश्तमिल फिल्म प्रे 2 का ट्रेलर जारी हो गया। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।